हाँ तो बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है इसको कई देशों के संविधानों ने प्रभावित किया है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनके संविधानों में जो अच्छी बात हमारे संविधान निर्माताओं को लगी वो उन्होंने बेझिझक ली और संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको हम दो भाग में बांट कर देखेंगे। एक विदेशी स्रोत और दूसरा स्वदेशी स्रोत। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको इस बात का एहसास था कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना है। अतः उन्होंने सिद्धांतवादिता के आधार पर एक मौलिक संविधान निर्माण करने की बजाय एक व्यावहारिक संविधान निर्माण करने की बात सोची। प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने स्पष्ट स्वीकार किया कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसमें पुराने प्रचलित संविधान की गलती दूर कर दिया जावे। उधार लेने में किसी भी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। तो जैसे सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान अगर प्रभावित हुआ है तो निश्चित रूप से वो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित हुआ है, क्योंकि 200 साल तक हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश रहे थे। अंग्रेज़ों ने समय समय के ऊपर हमारे लिए कई प्रकार के सुधार अधिनियम लागू किए थे, जैसे 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का द्वैध शासन अधिनियम और 1935 का शासन सुधार अधिनियम। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न था कि हम इंग्लैंड के मॉडल को अपनाएं, अमेरिका के मॉडल को अपनाएं या स्विट्जरलैंड के मॉडल को अपनाएं या फ्रेंच मॉडल को अपनाएं। तो संविधान निर्माताओं ने सर्वसम्मति से ये कहा कि हम जो ब्रिटिश जो मॉडल है वो अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है कि संसदात्मक व्यवस्था अपनाई। चूँकि कुछ लोग ये कहते थे, कुछ का ये मत था कि स्विट्जरलैंड का बहु कार्यपालिका सिद्धांत अपना लिया जावे। कुछ कहते थे कि अमेरिका का जो अध्यक्षतात्मक प्रेसिडेंटल जो मॉडल है उसको अपनाया जावे। मगर अंत में क्या है कि हम लोग हैबिचुअल हो गए थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, तो हमने संसदात्मक जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से अपनाई। अब वहाँ कानून का जो शासन है, विधि का जो शासन है वो भी हमने इंग्लैंड से ही प्राप्त किया है। तो वहाँ कानून के बारे में दो मत थे, एक तो विधि का शासन और एक फ्रांस में दो प्रकार के कानून थे, एक साधारण कानून और एक प्रशासनिक कानून। तो हमने क्या है कि उन दो कानूनों की अपेक्षा हमने विधि का जो कानून है उसी को मान्यता दी। और उसके बाद में जो एकीकृत जो संस्थात्मक जो ढांचा है वो भी हमने क्या है कि इंग्लैंड की संविधान से या इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से ग्रहण किया है। जब हम आपको संघात्मक व्यवस्था पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। अब दूसरी बात आती है कि अमेरिका का संविधान। तो आप ये मानिए कि इस दुनिया को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो अमेरिका और इंग्लैंड है। दुनिया का शासन व्यवस्था या तो इंग्लैंड के प्रतिमान पर आधारित है, नहीं तो निश्चित रूप से वो अमेरिका से प्रभावित है। ज़्यादा प्रभाव विश्व के ऊपर इंग्लैंड का पड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा राष्ट्र है जिसने दुनिया के ऊपर शासन किया है। आप सभी जानते हो कि इंग्लैंड के साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता था कि उसका इंग्लैंड के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वो हमेशा उदय की स्थिति में रहता था। तो यहाँ भारत के संविधान में
अमेरिका के संविधान का भी प्रभाव पड़ा है। जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, यहाँ जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी हमने क्या है कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। और इसके बाद में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भी हमने वहीं से ग्रहण की है। अब आयरलैंड का संविधान आता है तो आयरलैंड भी के संविधान ने भी भारत के संविधान को काफ़ी प्रभावित किया है। जो नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, संसद के दूसरे सदन में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है जिनकी संख्या 12 है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक जो व्यवस्था है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे हम आपको ये बताएंगे कि सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, मगर जो बची हुई जो शक्तियाँ हैं जिन्हें अवशिष्ट या अवशेष शक्तियाँ कहा जाता है तो वो हमने क्या है कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र को देने का डिसाइड किया। और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसे संवर्धित सूची ली गई है। जैसे 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, एक केंद्रीय सूची, उसमें वो मामले रखे जाते हैं जो अखिल भारतीय स्तर के होते हैं। दूसरी राज्य सूची जिसमें वे विषय रखे जाते हैं जो स्थानीय महत्व के हैं। एक संवर्धित सूची और ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में इसका उल्लेख है। तो संवर्धित सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो इक्वल रूप से सेंटर और केंद्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो संवर्धित सूची वहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद जो 21 है उसमें लिखा गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, राष्ट्र संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रपति को जो आपातकालीन जो शक्तियाँ प्राप्त है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, इस प्रकार की जो पावर हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो रशिया का जो संविधान है उसमें भारतीय संविधान का जो भाग 4 है जिसमें भाग 4 नहीं, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमने रशिया के संविधान से लिए हैं। भाग 4 में मूल कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार हैं और उसी में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। और अब आते हैं देशी स्रोत। तो जो भारतीय संविधान के जो देशी स्रोत हैं उनमें बेसिक रूप से 2 बातों को इम्पोर्टेंट देखा जाता है, एक नेहरू रिपोर्ट और एक 1935 का शासन सुधार अधिनियम। जब भारत में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, उसका विरोध हुआ था, तो वहाँ ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं को चुनौती दी कि भारतीय व्यक्ति अपनी आपसी सहमति के आधार पर किसी भी संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है कि नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई चुनौती को स्वीकार करते हुए, और उसमें इससे कहा गया था कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा, इसमें देशी रियासतों का कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा तथा उन्हें संघ में शामिल होना होगा। वर्तमान संविधान में ऐसा ही किया गया है। नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। नेहरू रिपोर्ट का सर्वाधिक मौलिक भाग सांप्रदायिक समस्या से संबंधित था। इसमें कहा गया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस समस्या का समाधान अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके ही किया जा सकता है और इन अधिकारों में धर्म, भाषा, लिंग आदि के अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा ही किया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है उस समस्त व्यवस्था पर नेहरू रिपोर्ट का स्पष्ट प्रभाव है। अब आते हैं 1935 के सुधार अधिनियम पे। तो यहाँ जो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है।
न केवल नवीन संविधान की आधारभूत योजना और महत्वपूर्ण प्रबंध वरन कुछ प्रबंधों की भाषा भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। रॉबर्ट ए हार्डग्रेव अपनी पुस्तक में लिखते हैं, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कहते हैं कि नवीन संविधान 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है ही है, इसमें केवल वैश्विक मताधिकार जोड़ा गया है। यह तथ्य है कि भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत अधिक ग्रहण किया गया है तथा इस अधिनियम को भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कहा जा सकता है। लेकिन इस आधार पर भारतीय संविधान को 1935 के संविधान का संस्करण नहीं कहा जा सकता। 1935 के कानून और भारतीय संविधान में मूलभूत अंतर है। अंत में भारतीय संविधान के निर्माण करने में ग्रेनविल ऑस्टिन की एक टिप्पणी बहुत मायने रखती है। भारतीय संविधान के निर्माण में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस श्रेष्ठता की प्रति 3 बातें हैं: सहमति का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चलने की कला। धन्यवाद।